हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। फ्रेंड्स, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस विषय हमारा चल रहा था इस सीरीज में, जिसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 में हम ये देखेंगे कि सुदूर संवेदन तकनीक का अनुप्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, भौगोलिक अध्ययन में सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किन किन जगहों पर होता है, कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किया जाता है। चैप्टर के लास्ट में हम इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे और इसका फ्यूचर भी देखेंगे। अगर आपने इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहला चैप्टर जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, भौगोलिक अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य तत्वों की स्थिति, क्षेत्रीय वितरण एवं तत्संबंधी विशेषताओं का निर्धारण होता है, जो भू सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र में जाकर तत्वों के प्रत्यक्ष अनुभव या दूरस्थ संवेदन द्वारा संभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोलवेत्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ हवाई छायाचित्र का उपयोग क्षेत्रीय विश्लेषणों में किया। इससे पहले या प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो उससे पहले जब इसका डेवलपमेंट हुआ, अभी आगे के चैप्टर्स में हम इसके डेवलपमेंट भी देखेंगे कि किस तरीके से रिमोट सेंसिंग टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ और कहां से कैसे आया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है कि हम रिमोट सेंसिंग वस्तुतः लाते किन किन क्षेत्रों में है। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, कुछ प्रमुख फील्ड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय कार्य के लिए हम सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग करते हैं। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में यानी कि क्षेत्रीय कार्य, जब भी आप भूगोल का अध्ययन करते हैं, जब भी हम भूगोल के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई ना कोई फील्ड नजर आती है, या कोई ना कोई हमें एक इलाका या एरिया नजर आता है या दिखाई देता है, और उसका हमें सर्वेक्षण करना होता है या उसका हमें फोटो प्राप्त करना होता है या उस एरिया से हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों में हम सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं कार्य करने के लिए, किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां जाने में, वहां सर्वेक्षण करने में, वहां से डाटा कलेक्ट करने में समय भी ज्यादा लगता है, श्रम भी लगता है और धन भी लगता है। लेकिन अगर हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का, है ना, अगर हम आरएस का उपयोग करते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यह काम हम जल्दी से कर लेते हैं। तो मिला जुला करके क्षेत्रीय कार्य यानी कि फील्ड वर्क में हमें रिमोट सेंसिंग की जरूरत अच्छे से पड़ती है और हम इसका प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा मानचित्रण में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, चूंकि मानचित्रण के लिए ही रिमोट सेंसिंग टेक्निक लाया गया, ठीक ना। रिमोट सेंसिंग टेक्निक किसके लिए लाया गया? मानचित्रण के लिए ही लाया गया, और यह सबसे पुराना उपयोग है। मतलब कि जब रिमोट सेंसिंग स्टार्ट हुआ था, तो रिमोट सेंसिंग जब स्टार्ट हुआ था उसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य या सबसे पहला कार्य आप कह लें तो मैप बनाना ही चालू किया गया था, है ना। हम फोटो ही, हवाई फोटो वगैरह ही लिया जाता था। इससे क्या होता था कि क्षेत्रीय दूरियां जो होती थी और किसी स्थल का किसी स्थल की गहराई या किसी स्थल की ऊंचाई, उसका ठीक ठीक मापन जो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई, हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि जैसे देखिए, रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग वहां हम करते हैं और हर जगह करते हैं, लेकिन वहां भी हो जाता है जो इलाके क्या होते हैं, दुर्गम होते हैं, जहां पर जाना संभव नहीं होता। तो दुर्गम इलाकों, जैसे कोई पर्वत हो गया, कोई पहाड़ी हो गई, कोई पठार हो गया, तो इन इलाकों में जो भी टोपोग्राफी है उसकी ऊंचाई और गहराई का भी हम विशेष अध्ययन इसमें कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसके अलावा जब हम सैटेलाइट इमेज प्राप्त करते हैं, तो सैटेलाइट इमेज प्राप्त करने के बाद हम लघु मापन पर भी मानचित्र का निर्माण कर देते हैं और बड़े मापकों पर भी मानचित्र का निर्माण हम कर देते हैं। जैसे देखिए, ये कैस्पियन सी का एक मानचित्र है जो कि सैटेलाइट इमेज के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये पूरा जो कैस्पियन सागर है, इसका इमेज रिमोट सेंसिंग टेक्निक के माध्यम से इसकी गहराई, ऊंचाई और अन्य जो भी स्थलाकृतिक लक्षण हैं, जैसे कहीं पर इसमें अगर पठार है, कहीं पर अगर पठार है, कहीं पर अगर मैदान है तो उसको हरे कलर से दिखाएंगे, है ना, मैदान को हरे कलर से दिखा रहे हैं। इस तरीके की सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाला इमेज देखेंगे तो इसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा
कि रेगिस्तान, मैदान और पठार, पर्वत, बाकी अगर कोई टोपोग्राफी होगी तो आप भी इसमें ध्यान से, तो वो टोपोग्राफी भी आपको दिख रही होगी, है ना। ये वाला मैप देखिए, नीचे वाला जो सैटेलाइट इमेज के द्वारा बनाया गया है, इसमें बाढ़ वाले इलाके भी दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ जो है बाढ़ वाला इलाका है। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये क्या है, ये बाढ़ वाला इलाका है, कोई नदी बेसिन है जिसमें इन इलाकों में ये इलाका और ये इलाका, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला इलाका, ठीक है, इन इलाकों में इन इलाकों में आपको ये सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी। ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाका है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रीम नेटवर्क हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रीम नेटवर्क, इसमें ये छोटे छोटे स्ट्रीम नेटवर्क आपको ऐसे ऐसे करके, ये ध्यान से आप देखिए, इसमें स्ट्रीम नेटवर्क आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई नदी है, उसका हम बेसिन अगर बना रहे हैं, तो स्ट्रीम नेटवर्क हमें देखने को छोटे छोटे मिलेंगे, और पानी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, किधर झील वगैरह है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये केवल और केवल किससे संभव हो सका है, ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा संभव हो चुका है। तो रिमोट सेंसिंग का उपयोग मानचित्रण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये से डेप्थ भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसकी डेप्थ भी पता चल जाती है और गहराई भी पता चल जाती है कि ऊंचाई कितनी है, और यहाँ से फिर इस नदी कितनी ढाल में, कितने नीचे ये नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भूमि उपयोग की, तो हवाई छायाचित्रों के द्वारा विविध क्षेत्रों का भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं विश्लेषण भी इसके द्वारा किया जाता है। देखिए, यद्यपि कोई भूगोलवेत्ता जो भी भू संसाधनों को देखता है, जैसे कि मृदा, वनस्पति, जल, खनिज आदि के सर्वेक्षण से सीधा संबंध नहीं रखता, कोई भी भूगोलवेत्ता सीधा संबंध नहीं रखता, लेकिन अगर संसाधनों में इनका सर्वेक्षण अगर करना हो, तो भूगोलवेत्ता क्या करता है कि इन कोई भी अगर सर्वेक्षण टीम होती है, ठीक है, कोई भी अगर सर्वेक्षण टीम है, तो उस सर्वे टीम में एक जियोग्राफर को जरूर लिया जाता है, ठीक है। वो जियोग्राफर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने एक इमेज आपको दिखाया हुआ है, कहाँ पर रोड होगा, ये देखिए रोड है, ये कहाँ पर रोड होगा, खेतों में जाना कैसे है, कौन कौन से खेत होंगे, क्या क्या फसलें उगाई जाएंगी, इन सारी चीजों के बारे में अगर एक आप जमीन में जाकर के सर्वे करेंगे, फील्ड में जाके सर्वे करेंगे, तो उतना क्लियर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप लैंड यूज करते हैं, भूमि उपयोग को समझते हैं, तो भूमि उपयोग को जब आप समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। रिमोट सेंसिंग के द्वारा अच्छे तरीके से लैंड यूज किया जा सकता है, भूमि का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भू आकार की अध्ययन भी हम करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में रिमोट सेंसिंग टेक्निक का बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है, किसी भी लैंडफॉर्म की आकृति, जो लैंडफॉर्म बनता है या उसको कोई आकार लेने में जो भी प्रोसेस लगता है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, उसी का स्टडी क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक जियोमॉर्फोलॉजी है, एक स्थलाकृति दी गई है। यहाँ पर एक स्थलाकृति इस तरीके से बनी है, और ये स्थलाकृति क्या करती है कि अपने तरीके से, मतलब कि एक प्रोसेस लगता है इसको बनने में, और इसको बनने में जब एक प्रोसेस लगता है, तो इस वजह से ये ठीक रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि अध्ययन की, तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में भी हमें रिमोट सेंसिंग टेक्निक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि कृषि से संबंधित कोई आंकड़ा हो, कृषि से संबंधित किसी प्रकार की कोई फसल हो, ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हमें रिमोट सेंसिंग की जरूरत पड़ती है। प्रति एकड़ उत्पादन अगर हमें देखना है, अगर आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रति एकड़ उत्पादन। आपने देखा होगा कि न्यूज आती है कि इस क्षेत्र में या इस राज्य में या पूरे भारत में गेहूं की फसल इस तरीके से इतना मिलियन टन उत्पादन होने वाला है, या इस क्षेत्र में जल की इतनी उपलब्धता है, या फिर जल की इतनी कमी है। तो इन सारी चीजों में ही रिमोट सेंसिंग टेक्निक का प्रयोग होता है। इसके अलावा आवासीय अध्ययन में देखिए, अधिवास प्रकार, प्रतिरूप, विकास प्रक्रिया, वितरण प्रतिरूप, घरों की बनावट, गृहों की बनावट आदि आकार, मतलब ये सब सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों के अध्ययन के लिए हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का प्रयोग रिमोट सेंसिंग
टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनमें जैसे कि क्या होता है ना कि हमें अगर ये देखना है कि किसी भी जगह पर, अगर कोई पार्टिकुलर जगह की हम बात करें, तो हमें ये देखना है कि किसी भी जगह पर जनसंख्या क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। अगर हम जनसंख्या देखते हैं कि जनसंख्या किस हिसाब किताब से चल रही है, मतलब कि किस प्रकार के घरों में लोग रह रहे हैं, या फिर बस्तियों की आकार की कैसी है, या फिर मलिन बस्तियां जिनको हम अगर कह लें, है ना, तो मलिन बस्तियां कैसी होती हैं, कितना इलाका, मतलब कितने एरिया में मलिन बस्तियां हैं, कितने एरिया में रोड की कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें हमें रिमोट सेंसिंग के थ्रू प्राप्त होती हैं, जिसमें कि सैटेलाइट इमेज प्रमुख होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्वे की। रिमोट सेंसिंग टेक्निक का प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्वे में बहुत बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, वर्तमान समय में क्षेत्रीय समन्वित अध्ययन एवं नियोजन को प्रत्येक विकासशील एवं विकसित राष्ट्र में विशेष प्रसर दिया जाता है। मतलब कि देखिए, अगर किसी क्षेत्र का अगर हमें सर्वे करना है तो इंटीग्रेटेड, जैसे कि वहां का हम बात करेंगे आर्थिक, सामाजिक, अगर हम बात करेंगे वहां का कृषिगत, है ना, तो सभी प्रकार का, है ना, या फिर हम अगर किसी खनिज की बात करें, या अगर हम उस क्षेत्र के पर्यावरण दशा की बात करें, ठीक है, अगर हम पर्यावरण दशा की बात करें तो इंटीग्रेटेड हम एक ही बार में उस क्षेत्र का समन्वित सर्वेक्षण भी देख पाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि वनस्पतियां कैसी हैं, किसी क्षेत्र में खनिज कैसा है, तो इंटीग्रेटेड एक ही बार में सारी चीजों का सर्वे भी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब यह पॉसिबल कैसे होता है, देखिए, जब कोई आदमी, है ना, देखिए, जब एक आदमी गया क्षेत्र में, तो वो एक बार एक ही सर्वे कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि फसलों को भी अपने सर्वे में शामिल करेगा, आर्थिक चीजों को भी अपने सर्वे में शामिल करेगा, तो ऐसा वो नहीं कर पाता, है ना। वो कृषिगत चीजों को अलग से सर्वे करेगा, सामाजिक बातों को अलग से देखेगा, आर्थिक चीजों को अलग से देखेगा, खनिज को अलग से देखेगा किसी क्षेत्र में, और पर्यावरण संबंधी बातों को अलग से देखेगा। क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर सर्वे करने के लिए जा रहा है या कोई टीम जा रही है, तो इतना सारा जो इसका डेटा होगा, ये पूरा डेटा वो अकेले इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, ठीक है, आरएस के माध्यम से वो क्या कर सकता है कि सभी चीजों का डेटा अपने कंप्यूटर में या किसी चीज में वो आराम से फीड करता हुआ चला जाएगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो और भी बहुत सी चीजें हैं, जिसमें जैसे कि समुद्री संसाधन, वानिकी, सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ और सूखे पर नजर रखना भी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से करते हैं। अब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के भविष्य की, ठीक है, फ्यूचर ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगर हम रिमोट सेंसिंग के भविष्य की बात करें तो देखिए, चूंकि हमने ये देखा कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, बहुत सारी चीजें हमने ये देखी कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, और हर एक चीजों के बारे, जैसे कि क्षेत्रीय कार्य में, मानचित्रण में हमने आपको चीज बताया। तो ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हुआ होगा कि रिमोट सेंसिंग यानी कि आरएस कितना जरूरी है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको द्वारा हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं, करते हैं, ठीक है। अब इसके फ्यूचर की बात करेंगे तो देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, और जैसे जैसे टाइम के साथ इस पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे पूरी दुनिया का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ जियोग्राफर ही नहीं है, ठीक है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूगोल वाले जो भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, या जो भूगोल संबंधी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जियोग्राफर ही ये काम कर रहे हैं, है ना। हर फील्ड का, है ना, प्रत्येक फील्ड में जो भी साइंटिस्ट या जो भी उसके एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, वो सभी एक्सपर्ट जो है रिमोट सेंसिंग टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। दिक्कत क्या आती है, देखिए, दिक्कत ये आती है कि जब एक व्यक्ति भौगोलिक क्षेत्र में जाता है तो आंकड़ों को इकट्ठा करने में दिक्कत आती है, ठीक है। जो वो डेटा लाता है उसको डेटा कलेक्ट करने में और फिर उस डेटा का एनालिसिस करने में समस्या आती है, और इस समस्या को दूर कर देता है कौन? रिमोट सेंसिंग दूर कर देता है। इसलिए रिमोट सेंसिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स आज अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं छोड़े जा रहे हैं, है ना, जैसे कि जेमिनी, अपोलो, लैंडसैट, स्पार्ट, और इंडियन सैटेलाइट्स नाविक वगैरह बहुत अब आज के डेट में जा रही हैं।
तो ये सब के सब सैटेलाइट्स क्या है, ये सब के सब चीजें क्या है, रिमोट सेंसिंग के भविष्य को ही बता रही हैं। आज के युग में हर देश, यानी कि जिसके पास रिमोट सेंसिंग सबसे अच्छा है, आज के युग में जिसके पास रिमोट सेंसिंग सबसे अच्छा है, वो इन सारी चीजों को कर पाता है। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम बात करें और कुछ चीजों की, उसमें आपको पता लगेगा, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि बहुत सी ऐसी चीजें थी, जैसे कि कोई सैटेलाइट जाता है तो पृथ्वी के ऊपर उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिसने, अगर कोई देश मान लीजिए कि अगर युद्ध हुआ है ना, अगर जैसे मान लीजिए कि ये अपना भारत है, ठीक, और भारत का कोई भी पड़ोसी देश है, तो अगर युद्ध हुआ तो युद्ध के फलस्वरूप कोई दिक्कत हुआ तो भारत के सैटेलाइट, मान लीजिए कि हम आने वाले भविष्य में चीन से युद्ध करते हैं, तो चीन ने क्या किया कि भारत के सैटेलाइट को मार के गिरा दिया। तो जब भारत का सैटेलाइट है ना खत्म हो गया, है ही नहीं, तो भारत में जितनी भी सारी चीजें होंगी, यानी कि सबसे पहले संचार, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी, यानी कि हम फोटो प्राप्त नहीं कर सकते अपने बॉर्डर का, या हमारी जो सेना है या जहां पर अटैक करना है, और फिर हम उनके रडार को नहीं पकड़ सकते, उनके हम विमान को नहीं पकड़ सकते, तो सैटेलाइट है ना गिरा, अगर चीन हमारा सैटेलाइट गिरा दिया तो भारत ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि भारत भी चाहे तो उनका सैटेलाइट गिरा सकता है। तो ये सब क्या, देखिए ये सब रिमोट सेंसिंग के फ्यूचर को ही बता रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग का फ्यूचर आज यहाँ तक चला आया है। मतलब कि जो देश जितने ज्यादा रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज कर रहा है, वो देश दुनिया में उतना ही आगे है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग टेक्निक के लिमिटेशंस की, तो रिमोट सेंसिंग में कुछ लिमिटेशन भी है, इसका कुछ बाध्यताएं भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज डाला हुआ है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप एक रास्ता पकड़ के ऐसे ऐसे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप गूगल का उपयोग करके जा रहे हैं, तो गूगल तो आपको बताएगा कि ठीक है भाई, आप यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ आपको पहुंचना है, तो इस रास्ते से आप होकर के जाइए। तो अगर आप इस रास्ते से, मान लीजिए कि बीच में कोई ब्रिज वगैरह है ना, बीच में अगर मान लीजिए कि कोई ब्रिज है और ये ब्रिज टूटा हुआ है, तो गूगल आपको ये टूटा हुआ ब्रिज नहीं बताएगा, गूगल आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये ब्रिज टूटा है। तो वहां पर क्या होता है ना कि लिमिटेशन, इसकी कुछ सीमाएं काम करती हैं, मतलब कि लिमिटेशन लग जाता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको व्यवहारिक ज्ञान से पता चलेगा। ठीक है, ये आपको व्यवहारिक ज्ञान से ही पता चलेगा। जैसे कि आप किसी से पूछेंगे कि, जैसे किसी दुकान वाले से या किसी मार्केट में खड़े होकर आप पूछेंगे क्या ये रास्ता जाने लायक है, कोई व्यक्ति बताएगा कि देखिए भैया ऐसा है कि ये ब्रिज आगे जाके टूटा हुआ है, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो बताएगा आपको कि देखिए ऐसे ऐसे होकर के कोई दूसरा रास्ता है, वहां चले जाइए, आप और कोई ऑप्शनल जो भी आपका रोड है उसको आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ब्रिज में टूटा, या कहीं पर बहुत जाम लगा हुआ है, या रास्ता आगे है ही नहीं, या कोई रास्ता आगे जाकर के क्या हो गया, बंद हो गया बिल्कुल, तो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो इतनी ही सारी चीजें हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक कहीं फेल हो जाता है, इसकी लिमिट इस पर लग जाती है। लेकिन फिर भी इस लिमिट के बावजूद भी, क्योंकि देखिए स्थानीय ज्ञान तो कहीं पर भी जरूरी होता है ना। स्थानीय ज्ञान अगर आपको रहेगा ना, स्थानीय ज्ञान लेने के लिए स्थानीय नागरिकों के, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर स्थानीय ज्ञान नहीं है तो आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फ्यूचर तो रिमोट सेंसिंग का ब्राइट है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं, लेकिन लिमिटेशन जो भी है वो बहुत ही कम है, और इसका जो फ्यूचर है रिमोट सेंसिंग का, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा है। और डेफिनेटली निश्चित रूप से हमें रिमोट सेंसिंग की जरूरत है, और इसको और भी हमें डेवलप करना है, सीखना है, अपने देश के लोगों को भी बताना है कि देखिए भैया आप इन चीजों को सीखिए, जानिए, क्योंकि आने वाला टाइम, आने वाला समय किसका है, रिमोट सेंसिंग का है। जो जितनी टेक्नोलॉजी को जानेगा वही रह जाएगा ना। डार्विन ने एक बात कही थी, डार्विन महोदय ने कहा था कि देखिए ऐसा है, डार्विन महोदय ने एक चीज कही थी, एक बात कही थी। ठीक है, डार्विन महोदय ने कहा था कि देखिए कोई भी, है ना, डार्विन की एक अगर हम थियरी की बात करें तो डार्विन ने कहा था कि देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो व्यक्ति क्या रहेगा, जीवित रह पाएगा। अर्थात बात यह है कि अगर हमें जिंदा रहना है, हमें आगे चलना है, तो हमें जो इन्वायरमेंट आजकल का चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, जो भी
एनवायरनमेंट है, आज का जो भी टेक्नोलॉजी आज की चल रही है, उसमें हमको उस रेस में हमें क्या रहना है, सबसे आगे रहना पड़ेगा, उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, सबसे आगे रहना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर सभी लोग भाग रहे हैं इस दिशा में, तो हमें उनसे भी तेज चलना है ताकि हम और अच्छी चीजों को, हाँ लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे देश का उद्देश्य क्या है कि भाई हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे। इन चीजों का प्रयोग हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम किसी पर अटैक करने के लिए कर रहे हैं, हम इन चीजों का प्रयोग है ना वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम इन चीजों का प्रयोग वेलफेयर यानी कि मानवता की कल्याण के लिए हम इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें उम्मीद है कि समझ में आपको आई होंगी। रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग एप्लीकेशन कितना महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ये आपको समझ में आई होगी। अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग समझेंगे कि रिमोट सेंसिंग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ और ये डेवलप किस तरीके से हुआ, है ना। मतलब कि इतिहास से लेकर वर्तमान में आज तक इसका स्वरूप कैसा है, कैसे क्या क्या हुआ, कब ये चीजें आई प्रकाश में, सबसे पहले किसने शुरू किया, इन सारी चीजों का हम लोग बात जो है कि आगे अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।